निरंतर सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए मुझे शिक्षण हेतु टॉपिक दिया गया है लॉस अगस्त का सिद्धांत। अब दे दो टॉपिक का नाम लिखो पहले, फिर उसके बाद अपना चार्ट बना लो, फिर उसके बाद समझाओ। क्यों सुनो गलत कह रहे हो? नहीं गलत बोल रहे हो तो बता दो। तुम दोनों जन वो तीनों जन बना के लाए हो ना? क्या सर? आज पढ़ाना है। यस सर। हाँ दोस्तों तीसरी मिल गए थे तुम दोनों को? कल पढ़ा देंगे। आज देख लीजिए कैसे पढ़ाना है। नया आदमी को नोट दे। मेरा टॉपिक है लॉस अगस्त का सिद्धांत। तो उन्होंने अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया था, मतलब कोई बिजनेसमैन किस प्रकार बिजनेस करे कि उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। ठीक, तो कोई भी तो उन्होंने ये सिद्धांत कब दिया, किस पुस्तक में दिया, क्या दिया, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, इस सिद्धांत की क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब जानने से पहले लॉस अगस्त का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉस अगस्त जो थे उनकी किताब का क्या नाम था, वो कहाँ के थे। तो इंट्रोडक्शन, तो लॉस अगस्त जो थे वो एक जर्मन अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे। तो अर्थशास्त्री थे तो उनसे भूगोल में कुछ गलती तो होना स्वाभाविक है ना। तो उन्होंने अपनी किताब जो है 1939 को प्रकाशित की थी। किताब का नाम ठीक कोई पढ़ के बताए। तो ये किताब जो है जर्मनी में काफी फेमस हुई। तो इसमें ये सिद्धांत दिया गया था कि कोई उद्योगपति अधिकतम लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो इसकी जो है अनुवाद करने की मांग उठने लगी कि इंग्लिश में भी इसका अनुवाद किया जाए। तो इंग्लिश में विलियम एच बोगलोग ने 1953 में इसका अनुवाद किया और किताब का नाम जो है वो कर दिया द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन मतलब लोकेशन के अनुसार इकोनॉमिक्स किस प्रकार कार्य करेगी। ठीक, तो इसमें जो है स्थानीय संबंधों के बारे में बताया गया है कि इस स्थान विशेष के अनुसार किस प्रकार उद्यमी को अपना उद्योग स्थापित करना है। तो
उद्यमी अपना जो अधिकतम लाभ है वो किस प्रकार प्राप्त करेगा, जब उसके द्वारा बनाया गया सामान जो है और उसके द्वारा विक्रय किए गए सामान में है ना अधिकतम अंतर होगा। मतलब अंतिम लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अधिकतम अंतर होगा, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। मतलब कैसे अधिकतम अंतर कैसे प्राप्त होगा बताओ। मान लो ठीक एक व्यक्ति टमाटर बेच रहा है, ठीक, उसको टमाटर उगाया है ना, टमाटर काटा, टमाटर को सींचा उचा भी होगा, ले जाके बेचा होगा मंडी में है ना, तो टमाटर 100 रुपए की, और वही दूसरा आदमी जो है उसके खेत से टमाटर चुरा के ले आया 5 किलो और बेच दिया, तो उसको जो चुरा के लाया उसको कितना फायदा हुआ, 500 का 500, 5 किलो चुरा के लाया तो 500 का 500 पूरा बेच दिया। और जबकि जो उगाया था उसका तो सामान भी लगा है, उसको काम भी किया है, वो 2-3 महीना मेहनत भी किया है, तो उसको कंपैरेटिवली कम फायदा हुआ है ना। तो उसकी लागत जो चुरा के बेच रहा है उसकी कुछ नहीं लगी, तो उसका प्रॉफिट हो गया 100%, लेकिन उसका प्रॉफिट दूसरे वाले को जो उगाया है उसका प्रॉफिट तो कम हो गया है ना। ये है मैक्सिमम डिफरेंस जो है, उसका लागत मूल्य कम था और वो बेचा है, तो और जिसका लागत मूल्य जो था वो अपना लगाया है और वो बेचा है, दोनों में अंतर हुआ, इसलिए लागत मूल्य है ना और विक्रय मूल्य में अधिकतम अंतर होगा, तो उसे अधिकतम लाभ की स्थिति है। एक टॉपिक ये होते हैं, अब कोई भी उद्योगपति जो है अपना कारखाना वहीं स्थापित करेगा जहां उसको अधिकतम प्रॉफिट की संभावना हो, ठीक। लॉस अगस्त ने अपनी जो उद्योगपति किस प्रकार अपना कारखाना स्थापित करेगा इसके संबंध में कुछ असम्पशंस दिए, मतलब कुछ विचार माने हैं कि अगर पृथ्वी जो है उनके विचार किस प्रकार थे, तो उनके विचार किस प्रकार थे कि समस्त पृथ्वी पे जितने भी संसाधन है ना वो समान रूप से वितरित, समान रूप से वितरित है, मतलब जो मान लो जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ सोना निकलता है, तो अगर हम यहाँ कटनी में यहाँ ग्राउंड में भी खोद देंगे तो हमको उतना ही सोना मिलेगा जितना कोलार गोल्ड फील्ड में मिलता है। मतलब इन्होंने ये माना कि सभी संसाधन जो है वो समान रूप से वितरित है, प्लस जितनी भी समस्त जनसंख्या है वो समान रूप से वितरित है। पहाड़ में कम लोग नहीं, पहाड़ में भी उतने लोग रहते हैं जितने मैदान में लोग रहते हैं, जनसंख्या भी समान रूप से वितरित है, सभी को तकनीकी ज्ञान भी समान है, मतलब सबको जो है क्षेत्र विशेष का ज्ञान नहीं है, सबका नॉलेज जो है सेम लेवल का, उनका ये मानना था, ठीक। सभी लोग एक जैसी रुचि रखते हैं, सभी लोग एक जैसा ज्ञान रखते हैं एवं आर्थिक अवसर रखते हैं, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो उनके पास सेम पैसा है, किसी कोई व्यक्ति कोई खास वर्ग ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ना कोई ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत कम पैसा हो, सबके पास बेसिक उतना ही पैसा है। प्रत्येक कृषक अपना व्यक्तिगत कृषि फॉर्म समान रूप से रखता है, मतलब प्रत्येक कृषक जो है उसके पास जिस भूमि पर वो कृषि करता है वो उसकी अपनी भूमि है, वो किसी की दूसरी की भूमि में जाके कृषि नहीं करता, सबके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना क्षेत्र है जिसमें वो कृषि करता है। इस तरह बाजार संतुलन की स्थिति जो है प्राप्त होगी, तो बाजार संतुलन की स्थिति और प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है बाजार संतुलन प्राप्त करने के लिए कि प्रत्येक उत्पादक एवं उपभोक्ता की स्थिति अधिकतम लाभ की होनी चाहिए। तो उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है और ये अधिकतम लाभ क्या है? उत्पादक वो है, मान लो जैसे कोई व्यक्ति टमाटर उगाता है, उत्पादक हम खरीदते हैं, हम उपभोक्ता हैं। तो अगर वो व्यक्ति टमाटर हमको इतना महंगा दे रहा है कि हमारे जेब में जितना पैसा है सब चला जाए, तो अधिकतम लाभ उसको हुआ, हमको थोड़ी हुआ। और हमारे जेब से अगर अठन्नी भी चलाते हैं, एक ऊपर फेंक के उसके सारे टमाटर खरीद ले, तो अधिकतम लाभ हमको हुआ, उसको तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति जहाँ हमको भी बहुत ज्यादा पैसा ना देना पड़े और उसको भी बहुत ज्यादा घाटा ना, वो होती है दोनों के लिए अनुकूल स्थिति। ठीक, तो ऐसी अनुकूल स्थिति हो बाजार में, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किताब में सब लिखा है, आपको सब मिल जाएगा, आप खाली सुनो। उत्पादक संस्था अधिकता में हो ताकि कोई क्षेत्र छूटा न रह जाए। अब उत्पादक संस्था कौन है? उत्पादक संस्था जैसे टमाटर पैदा हो रहा है तो उत्पादक
संस्था मतलब एकदम जो भंडार। है, अगर यहाँ पे कोई टमाटर बेच रहा है तो वहाँ पे भी टमाटर उगता हो तो कोई व्यक्ति बेचे। ये नहीं कि यहीं से तगड़ा टमाटर उधर जाए, वो कहे कि मैं इधर 10 का बेच रहा हूँ, उधर 50 का बेचूंगा, मैं एक हूँ, मैं 10 का ना बेचूंगा, मैं 100 का टमाटर बेचूंगा, है ना। तो उत्पादक जो है वो पर्याप्त स्थिति में होना चाहिए, उत्पादकों की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं वो अपने मन अनुसार मूल्य का निर्धारण कर लेगा, ज्यादा महंगा कर देगा। ठीक। तीसरी स्थिति, क्षेत्रीय कार्यों में से किसी में अस्वाभाविक लाभ नहीं होना चाहिए। अब क्षेत्रीय स्थिति में अस्वाभाविक लाभ क्या है? जैसे चाइना में क्या करते हैं कि चावल में प्लास्टिक के चावल मिला के बेच देते हैं, आजकल भारत में भी देखा जा रहा है। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? किसको किसको लगता है गलत हो रहा है? नहीं लगता तुम लोग को गलत हो रहा है? हाँ, तो यही है कि भाई अपने फायदे के लिए बेच रहे हो, दूसरे का गलत भी मत करो, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए, न्याय संगत काम होना चाहिए। ठीक। अब चौथी स्थिति क्या है? उत्पादक, आपूर्ति तथा व्यापार के क्षेत्र न्यूनतम आकार में, जिससे उद्योगों की संख्या अधिकतम। अब उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यापार के क्षेत्र, उत्पादन, आपूर्ति और व्यापार। उत्पादन मतलब जो टमाटर उगाया, ठीक। आपूर्ति मतलब कहाँ कहाँ उसका टमाटर जा रहा, और व्यापार मतलब कौन कौन उससे खरीदी लेन देन कर रहा। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र जो है अधिकता में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कटनी में अगर टमाटर उग रहा है तो उमरिया में उग नहीं रहा, तो कटनी वाला ले जाकर उमरिया में टमाटर बेच रहा है, तो कटनी में महंगा मिलेगा कि उमरिया में महंगा मिलेगा? हाँ, तो उमरिया में भी टमाटर उगना चाहिए। हर क्षेत्र में जो है उद्यमी को होना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों में समान रूप से उसका समान जो है, जो मूल्य है उसका घटना और बढ़ना जो है निर्धारित है। अब पांचवा पॉइंट है, बाजार के सिद्धांत पर उपभोक्ता किन्हीं दो उत्पादकों में से किसी से भी वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जैसे दो दुकानें, एक कोई भी व्यक्ति जो है बाजार के सिद्धांत पर उपभोक्ता किन्हीं दो उत्पादकों में से किसी से भी वस्तुएं खरीदने के लिए स्वतंत्र हो। अगर हमारे सामने दो दुकान है तो हम स्वतंत्र रूप से किसी भी दुकान में जाके जो सामान खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारी दुकान से ही लो, लेकिन क्या रियलिटी में होता है? अगर आपके दोस्त की दुकान है तो आप दोस्त की दुकान में जाओगे कि किसी अनजान की दुकान में जाओगे? है ना। इसमें लेकिन क्या माना गया है कि आप स्वतंत्र हो कहीं भी जाने के लिए। ठीक। अब जो है इस प्रकार की स्थिति मान ली गई, तो इस प्रकार की स्थिति में मेन जो हमारा क्या नाम से कंसंट्रेशन का बिंदु है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कि अगर सब जगह समान रूप से संसाधन वितरित है तो हम कहीं ले जाके अपना कुछ सामान बेचते हैं तो उसको ले जाने में, है ना, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, ये हमारा मेन बिंदु। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को समझने के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये मान लो पॉइंट आप प्रोड्यूसर और पॉइंट पी है, मान लो ये कटनी, ठीक। और ये जो क्षेत्र है ये पॉइंट बी है, इसको मान लो कि उमरिया, ठीक। ये जो है इसको हम लिख देते हैं एम, ये है आपकी मांग, ठीक। तो अगर आप टमाटर कटनी क्षेत्र में उगाए हो तो आप टोकरी में लेके बेच दोगे, है ना, तो आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी? नो, नहीं लगी। अगर आप उमरिया जैसे अगर आप लेके आओगे बड़वारा से लेके आओगे चंदिया, है ना, चंदिया में भी बेच रहे हो, बड़वारा में भी बेच रहे हो, मजगमा में भी बेच रहे हो और उमरिया में भी बेच रहे हो, ठीक। आप जैसे जैसे अपनी दूरी बढ़ाते जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना, बस का किराया तो बढ़ता जाएगा, तो उसकी कीमत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और यहाँ भी एक व्यक्ति टमाटर उगा के बेच रहा है ना, तो जो खरीदार है वो आपके टमाटर लेगा कि जो सस्ता बेचेगा उसके टमाटर लेगा? सस्ता वाले का, है ना, सस्ता बेचेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपके टमाटर इतने महंगे हो जाएंगे कि आपका कोई सामान लेना ही नहीं चाहिए, ठीक। अगर आपकी मांग जो है सामान की वो कटनी में यहाँ पे तो उमरिया जाते जाते इस प्रकार हो जाएगी, मतलब आपका सामान कोई नहीं लेना चाहेगा। और एक पॉइंट पे आके इतनी नीचे चली जाएगी
कि आपको लॉस होगा, उसका दर गिर जाएगा। ठीक, ये है पॉइंट बी। अब आप खाली उमरिया तो जाओगे नहीं, आप सतना भी जा सकते हो, आप मैहर भी जा सकते हो, है ना, आप जहाँ इच्छा वहाँ जा सकते हो, आप गोलाघाट क्षेत्र में जा सकते हो। तो अगर आप गोलाघाट क्षेत्र में जा रहे हो तो हम इसको गोला के रूप में बना देते हैं। अब इस क्षेत्र में आप यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ रही है। ठीक, तो ये हो गया पहला सिद्धांत। अब दूसरा क्या है, इसको आप देख लो। ठीक, मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरी स्थिति ये है, जब यहाँ तो खाली आप ही बेच रहे थे, ठीक, अब कोई और भी अगर बेच रहा हो तो मान लो ये आपका क्षेत्र है, ठीक, मान लो एक सड़क है, सड़क किनारे एक व्यक्ति टमाटर लेके बैठा हुआ है। एक सड़क के अगर दूसरी तरफ जो व्यक्ति जा रहा है उसको टमाटर लेना होगा, तो सड़क पार करके आपकी तरफ आएगा और टमाटर लेगा, है ना। तो ये पूरा आपका क्षेत्र है। लेकिन जिस तरफ आप बैठे हो उसकी सड़क की दूसरी तरफ एक और आदमी बैठ जाए और टमाटर बेचने लगे, तो जो दूसरी तरफ से जा रहा है क्या आपके पास आएगा वो लेने? नहीं आएगा। तो आपका क्षेत्र जो है वो तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड ऐसे ना करते, ये जो है वो उसका क्षेत्र हो गया, ठीक, जो दूसरा व्यक्ति बेच रहा है उसका क्षेत्र हो गया, है ना। तो आपकी बिक्री तो कम हो गई। अब एक और आदमी आ जाए, वो आपे के बाजू में टमाटर बेचने लगे, फिर क्या होगा? और कम हो जाएगी, है ना। अब मैं इसको बनाता हूँ, गंदा दिखने लगेगा, ठीक। अब मान लो कि ऐसा होता है, अब यहाँ आप टमाटर बेच रहे हो इस मोहल्ले में, और दूसरे मोहल्ले में अकाल पड़ा है, कोई जा ही नहीं रहा टमाटर बेचने, फिर क्या होगा? वो जगह खाली रह जाएगी, ठीक। ये मान लो छोटी छोटी जगह है, ये भी आप जैसा कि ये जगह है, यहाँ तो कोई सामान बेच नहीं रहा, अब यही बेच रहा। अच्छा मान लो चलो एक आदमी और आ गया, हम यहाँ पे भी बेचने वाला, लेकिन ये जगह तो खाली है ना, इनको कैसे भरा जाए? नहीं भरा जाएगा, जब कोई टमाटर बेचने जाएगा तभी। ठीक, तो इस क्षेत्र में कुछ भी विक्रय नहीं हो रहा, खाली इस क्षेत्र में जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे दूसरा आदमी आके अड़ गया कि हम भी बेचेंगे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, जिस प्रकार ये दो गोले क्षेत्र जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, ये तो मान लो टमाटर बेच रहे थे, यहाँ टमाटर भी बिक रहा है, आलू भी बिक रहा है, मशीन भी बिक रही है, गाड़ी भी बिक रही है, सोना भी बिक रहा है, चांदी भी बिक रही है, एरोप्लेन भी बिक रहा है, मर्सिडीज भी बिक रही है, ऑडी भी बिक रही है, ऑटो भी बिक रही है ना। तो क्या बोलेंगे ऐसे क्षेत्र में यहाँ इतना सारा सब हो रहा? महानगर बोल देते हैं। दुनिया की हर चीज बिक रही है ना, महानगरों में ऐसे नहीं होता है, दिल्ली मुंबई में आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, है ना। तो ये महानगर से जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम जो गोल है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इस प्रकार से बना देते हैं। लेकिन इसमें आपकी किताब में इसी प्रकार का चित्र दिया है, लेकिन ये जो है इतना सही नहीं है। आप अगर गूगल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा चित्र दिखेगा। वो एक दूसरे के ऊपर अध्याय, ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, ऐसे ऐसे करके फैला हुआ नहीं है। जैसे वो गोला था, तो गोला तो सिर्फ टमाटर का था ना, उसके ऊपर मैं आलू का गोला भी बना दूं, उसके ऊपर मैं कार का गोला भी बना दूं, उसके ऊपर मैं एरोप्लेन का गोला भी बना दूं, फिर कार कंपनियों का अलग गोला बना दूं, वो तो बहुत खराब दिखेगा। तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, ऐसे ऐसे करके वो ये आजू बाजू नहीं फैले। तो इन कैटेगरी के क्षेत्रों को महानगर बोला जाएगा, ठीक। और इन महानगरों के कोने पे कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां पे मतलब सब चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें मिलेंगी, कम चीजें मिलेंगी, उनको हम नगर बोलेंगे, ठीक।
अब इनकी सिद्धांत की आलोचना क्या है? तो इनकी आलोचना तो सबसे बड़ी यही है कि भाई सब जगह सब चीजें समान रूप से वितरित नहीं होती हैं। कहीं सोना मिलता है तो कहीं चांदी मिलती है, कहीं हीरा मिलता है तो कहीं जवाहरात कुछ मिलता है, कहीं पन्ना मिलता है। एक चीज समझ नहीं आई, आप ये समझा रहे थे कि मतलब प्रॉफिट किस आधार पे होता है जी। है ना, यही समझा रहे थे आप। तो उसके टॉपिक तो बताइए कि मतलब ये तो बता दिया आपने, उदाहरण जो दिया है तो बहुत अच्छा दिया है टमाटर का, जी। लेकिन इसका मेन पॉइंट आपने नहीं बताया। जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे टमाटर की उपलब्धता है, ये यहाँ पे बिक रहा है और यहाँ पे नहीं है, तो उसका मेन टॉपिक क्या है? उसका मेन टॉपिक ये भी हो सकता है कि बाजार की निकटता, यहाँ पे टमाटर है यहाँ पे नहीं है तो लोग यहाँ जाएंगे लेने, है ना, उस आधार पे बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो वो मेन पॉइंट बताइए। नहीं, तो ये सिद्धांत में यही बताया गया है कि किस क्षेत्र में, है ना, सामान बिक रहा है और किस क्षेत्र में नहीं बिक रहा है। मतलब आपकी जो बाजार जो है वो कितने एरिया में फैली हुई है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि क्षेत्र विशेष के अनुसार किस प्रकार की बाजार होनी चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलर एक जो व्यक्ति है उसका बाजार क्षेत्र क्या है, सबके लिए इसमें बताया गया है इस सिद्धांत के अनुसार। दूसरी आलोचना आप ये भी कह सकते हैं जो सर ने बताई कि भाई ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, ठीक, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। तीसरी आलोचना आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है ये मान लिया है कि जितने लोग जो है काम करते हैं श्रमिक, उनका जो वेतन है वो भी समान है। अर्थात आप किसी भी श्रमिक से कुछ भी कार्य कराते हो, चाहे आप उसको केमिकल फैक्ट्री में ले जाते हो, चाहे आप उसको गड्ढा खुदवाते हो, चाहे आप उसको पहाड़ पर चढ़वाते हो, आपसे वो उतना ही पैसा लेगा। तीसरा पॉइंट इसका ये है आलोचना में कि उन्होंने माना है कि आप कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन, अपना सामान कहीं भी ट्रांसपोर्ट करते हो तो दूरी के अनुसार आपको हमेशा उतना ही पैसा लगेगा। अगर आप 100 किलोमीटर जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको प्रत्येक किलोमीटर का 1 रुपया लगेगा, अर्थात 100 रुपया लगेगा। तो अगर कहीं सड़क ही नहीं बनी है तो वहां ले जाना है तो कितना पैसा लेगा भाई आदमी, ज्यादा लेगा। कहीं हिमालय में चढ़ाना तो ज्यादा लेगा। कहीं सड़क ही नहीं बनी है, एरोप्लेन से ले जाना पड़ता है। जैसे हमारे फौज के लिए जो सामान जाता है वो तो एरोप्लेन से जाता है सियाचिन ग्लेशियर में, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी लगती होगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हर जगह वैरी करती है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये आलोचना मेरा टॉपिक। थैंक यू।